नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कुछ अपराध और अपराधी इतने घिनौने होते हैं कि उनके लिए पब्लिक, पुलिस और मीडिया सबके दिलों में गुस्से और नफरत के अलावा और कुछ नहीं होता। साल 2019 में एक ऐसा ही केस सामने आया था। अरे ऐसे दरिंदों को तो जनता के हवाले कर देना चाहिए। हम इनको सबक सिखाएंगे। क्यों चाहिए कोर्ट, क्यों चाहिए पुलिस? हमारे बीच ना हो, आग लगा देंगे। फांसी दो इनको। क्या है? क्यों फोन कर रहा है बार बार मुझे? क्या चाहिए तुझे मुझसे? अब मुझ में बचा ही क्या है? वर्तिका मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? तू इस गिल्ट में मत रह। मेरे किसी कर्मों का फल मिल रहा होगा मुझे। बहुत घिन आ रही है मुझे अपने आप से। मुझे नहीं रहना जिंदा। वर्तिका प्लीज, तू है ना कोई भी उल्टा सीधा कदम मत उठाना। मेरी बात मान, हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। क्यों तू बार बार एक ही बात बोल रहा है? राहुल देख, मैं तुझे बोल रही हूँ कि दोबारा फोन मत करना। अरे हेलो हेलो वर्तिका। अरे वर्तिका क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। अच्छा, बाबू को बहुत डर लग रहा है ना? डरता वरता नहीं है तेरा बाबू किसी से। रिस्पेक्ट करता हूँ अपने रिश्ते की, प्राइवेसी की। ये लेक्चर देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया ना? जाओ, मैं बात नहीं करती। सुनना वर्तिका, सुनो तो। क्या है? चल शादी कर लेते, फिर तू हमेशा मेरे साथ रहेगी, ठीक है? राहुल सोचना, अगर हम आगे चल के यूं साथ में रहेंगे ना तो ये चुप चुप के मिलने का फन कहाँ से आएगा? अच्छा, तो मेरे बाबू को फन चाहिए और नहीं तो क्या? शादी के पहले या तो अभी मैं फन दिलाता हूँ। चलो। मजाक कर रही थी। वर्तिका, वर्तिका छोड़ो उसे। कौन हो तुम लोग? वर्तिका, वर्तिका अरे सुधा, जल्दी आओ। ये लो गरम गरम पूरन पोली। हाँ, वाह वाह, अरे थैंक यू। पूरा इधर लो। हाँ, ये सारी तुम। राहुल, तू भी आ। इतना परेशान क्यों लग रहा है? कुछ नहीं मम्मी, बस वो आ रहा हूँ। उसे अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिलेगी तो आएगा ना वो। गणपत कब से पीछे पड़ा हुआ था कि तुम लोगों को मेरे हाथ की पुरनपोली खानी है, इसलिए बना दी। मामी, आप इतना अच्छा खाना बनाती हो ना, सोच रहा हूँ आपको किडनैप करके घर ही लेके जाऊँ। बदमाश। ए भाई, तुझे जब भी खाना हो ना तो यहाँ चले आना। मेरी बीबी मुझे बहुत प्यारी है। क्या? गणपत कितना लकी है तुम जैसे दोस्त पाए उसने, और हम कितने लकी हैं कि गणपत जैसा बेटा मिला हमको। आई बघ ना, दादा का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। तू फिर से ट्राई कर। पता नहीं कहाँ रह गया ये। मैं तो तंग आ गई इससे। देवालाच माहिती काय काय करत असतो हा। लग रहा है क्या फोन? नहीं लग रहा। कहा था तू? हे काय? तू फिर से मारपीट करके आया? ए आई यार, अभी तू फिर से शुरू मत कर। फिर से शुरू मत कर मतलब? हाँ, तू रोज का मारपीट करके आता है। तुझे अपनी बहन और आई की थोड़ी भी फिक्र नहीं है? और कल तूने उस सुखी को मारा, क्यों करता है तू ऐसा? मेरा बस चलता ना तो मैं उसकी जान ले लेता। ऐसा क्या किया उसने? बेटा मत निकालो घर से बाहर, मत निकालो। मैं पाँव पड़ती हूँ। नहीं बेटा। सुखी, पागल हो गया तू? क्या कर रहा है ये? देख अमित, ये मेरे घर का मैटर है, तू बीच में मत पड़। अच्छा,
अब समझ में आ रहा है। इस कल आई हुई औरत को देखकर तेरी लार टपक रही है ना? बीवी है वो मेरे। देख रहा है तू? तेरे जैसे जलील बेटे को पिटता हुआ देखकर भी उसे दर्द हो रहा है। देख शुक्री, एक बात याद रख, ये खोली है ना काकी के नाम पर है। तूने दोबारा अगर इसे घर से बाहर निकालने की कोशिश भी की ना, तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार रहना। वो माँ बेटे की बीच की बात है, तुझे क्या करना है तू अपना देखना। आई, तुला नाही माहित काय झालंय, तू आज जा। तुझे तो बोलना ही बेकार है। ये जो सब कुछ चल रहा है ना, ये तेरी वजह से चल रहा है। देख इसे, ये केस एक गैंगरेप का नहीं था, बल्कि ये केस सीरियल गैंगरेप्स का था। दादा, दादा, वो वीडियो डिलीट कर दिया है दादा, सांग ना। अच्छा सुधा, चल मैं निकलता हूँ। अरे रुक रुको, फाइल रह गई। हाँ मामा, हाँ, अब टिफिन लेकर क्यों नहीं जाते? रोज लंच के लिए इतने दूर आते हो। अरे इसी बहाने तेरी मामी से मिल भी लेता हूँ। रोमांस है? तू भी ना। अच्छा चलो जाओ। अरे हाँ हाँ, चलता हूँ चलता हूँ। बाय। मामी रहने दीजिए, मैं धो लूंगा मेरे कपड़े। क्यों? मामी हूँ तेरी, माँ नहीं हूँ, इसलिए फॉर्मेलिटी कर रहा है? मामी मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। तेरे काम करना मुझे अच्छा लगता है, और फिर हमारा कोई बच्चा तो है नहीं, जो भी है तू ही है। नहीं, मैं देखता हूँ। आप लोग यहाँ? अमित पता नहीं कहाँ चला गया है, तो फोन पर न उछलते, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप कुछ कीजिए ना। नहीं, वह नहीं, परेशान मत हो। काका, बड़े साहब से बात करा दीजिए ना। पता नहीं अमित कहाँ चला गया। दादा ऐसे बिना बताए कभी कहीं नहीं जाते, 2 दिन से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। कहाँ गया होगा? आई मी निघतो ग। दादा 2 मिनट। अरे अमित, काय झालं? कहाँ जा रहा है तुम? अगर दुकानात जातोय मी। रुक, मैं चाय लाती हूँ तेरे लिए। नहीं मग मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे लेट हो रहा है। अरे आम्ही बाजारात पण बघितलं, वो दुकान पे गया ही नहीं, दुकान बंद पड़ी थी। किस चीज की दुकान है? पान पट्टी की दुकान है साहब। कुछ बात हुई थी उसके साथ? इन्हें गुस्सा होकर तो नहीं गया घर से बाहर? सर वैसे तो कोई बात नहीं हुई थी। किसी के साथ लड़ाई? लड़ाई तो ना जाने कितने लोगों के साथ करता रहता है। हीरोगिरी कर, तेरी हीरोगिरी निकालता मैं साले। काय केलंस तू? वो सुखी को मारा। बेटा मत मारा, सुखी को मत मारना। और वो सुजाता का पति उससे मारपीट कर रहा था, उससे भी लड़ाई की उसने, और कहा कि पुलिस में दे दूंगा। पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें उसका क्या लेना देना? घरेलू हिंसा ये पति पत्नी का आपसी मामला नहीं है, वो अपराध है। अगर उसने इंटरफियर किया होगा तो अच्छी बात की। अमित के बारे में उसके दोस्तों के पास पूछताछ करो, उसका फोन भी ट्रेस करो। हमें अपने मामा को क्यों नहीं बताया? आप रोइए मत, आप चलिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन। चलिए, हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। वो कमीने जो भी है ना, पुलिस उनको जहन्नुम से भी ढूंढ निकालिए। अब चलिए। ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे हो ना, तो मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन। नहीं, पुलिस के पास मत जाना। क्यों मामी? 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रहेगी मेरी। उनके पास मेरा वीडियो है, वो वायरल कर देंगे। भगवान के लिए किसी से कुछ मत कहना, गणपत में मेरी कसम है। तेरा झगड़ा हुआ था ना अमित के साथ?
वो साहब नहीं करनी। बेटा मत मारा, सुक्की को मत मारना। वो मेरे आई को मेरे खिलाफ भड़का रहा था साहब। तो तूने उसे गायब कर दिया? नहीं 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 साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे साहब, कोई मेरे घर के मामले में बोलेगा तो सर ही फोड़ेगा ना उसका साहब। मैं अरे पुलिस के सामने हुल देता है क्या? नहीं साहब, वो मेरा वो मतलब नहीं। वर्तिका, चल जल्दी से खाना खा ले। नहीं आई, भूख नहीं है। क्या हुआ बेटा, ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठी है? कुछ नहीं हुआ आई। चल देख कौन आया। दादा को कुछ पता नहीं चला। पता नहीं दादा कहाँ चले गए। क्या? चलिए देख, ब्लड ट्रेल है, लगता है मर्डर यहाँ पे किया गया। फिर बॉडी को घसीट के वहां ले गए और जला दिया। आसपास के पुलिस स्टेशन में पूछताछ करो, कोई मिसिंग कंप्लेंट है क्या? अच्छा, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई। ये मेरा अमित नहीं है। डेड बॉडी के पास हमें ये 2 मोबाइल मिले। ये वाला मोबाइल तो भाई वाले मोबाइल जैसा। और दूसरा? नहीं पता सर। अरे साहब, ये ऐसा फोन तो किसी और के पास भी हो सकता है ना। मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसे नहीं पहचानूंगी क्या? आसपास के पुलिस स्टेशन में हमने जब पूछताछ की तो कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं आई थी उनके पास। फिर भी तसल्ली के लिए आपके डीएनए से डेड बॉडी का डीएनए मैच करके देखना होगा। आपको समझ में नहीं आता? मैं कह रही हूँ ना, वो मेरा बेटा नहीं है करके। मेरा अमित नहीं मर सकता। वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। उसे अपने आई को संभालना, अपनी बहन की शादी करवा ली है और अपना दुकान भी तो बढ़ाना है। आप लोग हमारे पीछे समय मत बर्बाद कीजिए। आप लोग जाकर मेरे अमित को ढूंढिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अगर आपकी आई रेडी नहीं है तो आपके डीएनए से डेड बॉडी का डीएनए मैच करके देखना होगा। ये प्रोसीजर है। मैं कह रही हूँ ना, मेरा अमित नहीं है। किरण, तेरा भाई को क्यों कोई मारेगा? कब मिलेगी? तूने सुना नहीं है क्या? इंटरनेट फ्रेंड के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। क्यों? तुझे भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इंटरनेट पर सब कितना गंद मचा रहे हैं। अच्छा, औरों में और मुझ में कोई फर्क नहीं है क्या? मैंने तेरे साथ वो किया है जो किसी ने नहीं किया। तू पागल है क्या? कुछ भी बोलता है। पागल तो हूँ, बस तेरे लिए। मैम, आपका पिज्जा। किसने मंगवाया? नीरू जी ने मंगवाया था। मैं पैसा लेके आती हूँ। नहीं, पेमेंट हो चुका है। ठीक है। सुना, पागल है, कुछ भी बोलता है। नीलू बेबी, हाँ आपके लिए पिज्जा आया है। पिज्जा? मैंने तो मंगाया नहीं। आ गया तेरा पिज्जा। तूने भेजा? अच्छा, आप इसे यहाँ रख दो। थैंक यू। मैं जाऊँ? हाँ हाँ, आप जाओ। तू एकदम बेस्ट है। तुझे कैसे पता मुझे ये पिज्जा पसंद है? हाँ, मैं जानता हूँ तुझे पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। एक बात तो है, तुझ में हिम्मत तो बहुत है। इतनी हिम्मत है कि पिज्जा की जगह पे वहाँ खुद आ सकता हूँ। तू तो रहने ही दे। सर, अमित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसकी पीठ पे चाकू जैसे किसी तेज चीज से वार किया गया था। बॉडी 75% जल चुकी थी। और सर, उसकी मौत का वक्त 13 अप्रैल को दोपहर 2 से 6 के बीच का। और सर, अमित के कॉल रिकॉर्ड्स, वैसे तो सभी जनरल कॉल्स, लेकिन मरने के 2 दिन पहले से वो एक नंबर पर रेगुलर बात कर रहा था। इनफैक्ट मरने से पहले आखिरी बार उसने उसी नंबर से बात की थी। किसका नंबर है? सर, इनकी बेटी वर्तिका का। आप अमित को जानती हो? सर, इतने अच्छे से नहीं जानती। वो मेरी फ्रेंड किरण का भाई है। हाँ, लेकिन किरण ने बोला भी डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। तो तुम
अमित को पर्सनली नहीं जानती थी। तो मरने के 2 दिन पहले से तुम उससे इतनी बात क्यों कर रही थी? बताओ वर्तिका। अरे बेटी चुप क्यों है, बोलना। जो कुछ है बता दे साहब को। क्या है साहब, एक ही चाली में रहते हैं ना, तो बात हुई होगी। साहब वैसे ये उससे बात ही नहीं करती थी, वही इसको फोन कर करके तंग करता था। अरे क्या बोल रही है तू? खरा बोलते हैं, मैंने नहीं बताया आपको। वैसे साहब वो अच्छा लड़का नहीं था। वर्तिका को फोन कर करके बोलता था मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तुझी से शादी करूंगा। वर्तिका ने खुद बताया मुझे। तो मुझे बताना था। मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन उसका फोन आना ही बंद हो गया था, इसलिए मैं भी चुप होके बैठ गई। लेकिन साहब मुझे उसके आई और बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। अमित के लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि साहब उसे शर्म आनी चाहिए थी। उसकी जवान बहन है और मेरी बेटी को परेशान कर रहा था वो। अच्छा सुन, मंडे को मैं कॉलेज आऊंगी तो तुझसे मिलने आऊंगी, ठीक है? तूने फिर से कुछ भेजा है क्या? तो जाके खुद देख लो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू पागल है क्या? सोचा पिज्जा की जगह आज खुद आ जाओ। वो सामने मेरा घर है। तो क्या हुआ, घर में तो हम अकेले हैं ना। चल ऊपर। यार इस वक्त कौन आ सकता है? कहीं मॉम तो नहीं आ गई? क्या यार मर गए। यार एक काम कर, तू ना जल्दी से वॉशरूम में जाके छुप। प्लीज जल्दी जा, जल्दी जा। नीलू चल पुलिस स्टेशन। नहीं, उनके पास मेरे बिना कपड़ों वाले वीडियो से मेरे माँ बाप को पता चलेगा कि तू भी यहाँ था। तो नीलू मैं प्यार करता हूँ ना तुमसे। हाँ मैं बात कर लूंगा ना तुम्हारे माँ बाप से। क्या बात करेगा यार तू मेरे माँ बाप से? क्यों तू जबरदस्ती कर रहा है? बोला ना तुझे, मुझे कहीं नहीं जाना है। तू चला यहाँ से, सो चला जा यार यहाँ से प्लीज। अकेला छोड़ दे। सर, जो लाश मिली थी उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई। अमित की है। कमजोर वो नहीं होते जो जिंदगी की लड़ाई में हार जाते हैं। कमजोर वो होते हैं जो लड़ने की कोशिश ही नहीं करते, और उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं अपराधी। इतनी लड़कियों के साथ रेप हुआ, लेकिन कोई भी अपनी तरफ से पुलिस के सामने नहीं आई। सबको यही डर था कि अगर उनके वीडियोस वायरल हो जाएंगे तो बदनामी होगी। लेकिन वो ये भूल गई कि ऐसा करके वो अपनी पहचान नहीं बल्कि उन अपराधियों को बचा रही थी और उन्हें और बेखौफ बना रही थी। लेकिन जुर्म को चाहे कोई कितना भी क्यों ना छुपाए, वो सामने आ ही जाता है। अमित के केस की तहकीकात में पुलिस के हाथ कुछ बड़े खुलासे लगने वाले थे। सर, अमित के पास से जो 2 फोन मिले थे उनमें से एक फोन तो अमित का था, तो वो फोन क्लीन है, लेकिन वो दूसरा फोन अमित का है या नहीं ये नहीं कह सकते। सर इसका IMEI नंबर भी नकली है और जो सिम लिया गया था वो भी फेक नेम से था। इस मोबाइल से कुछ डाटा मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर
विठल केस की रिपोर्ट आई है। बाद में बोला था। सर ये जो दूसरा फोन था वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था और उसका पासवर्ड था TRAP। TRAP। ऐसा पासवर्ड कोई क्यों रखेगा? सर इन वीडियोस को देखिए, आप समझ जाएंगे। ये बंद कर। नहीं सर ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे 12 लड़कियों की वीडियोस हैं। वर्तिका, और ये देखिए। पर ये तो अमित की बहन किरण है ना? जी सर। तुम्हें मॉलेस्ट किया गया था, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ था, सबूत है हमारे पास। मुझे इस वीडियो के बारे में नहीं बात करना है सर। तो कम से कम ये तो बता सकती हो कि ये वीडियो तुम्हारे भाई के पास से जो फोन मिला उसमें कैसे है? हेलो। मामी कुछ नहीं, ये लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं हमेशा। मस्ती करने की तो उम्र है ना मामी। अरे किरण तो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। अगर किरण नहीं बोल रहे तो वर्तिका से बात करनी होगी। वर्तिका, साहब आ रहे तुझसे मिलने। हाँ बोलो। ठीक है सर, गायतोंडे की बेटी वर्तिका ने सोशल मीडिया पे सुसाइड की पोस्ट डाली। क्या? गायतोंडेला फोन करत रहा। डॉक्टर शर्मा, लाई डिटेक्टर टेस्ट की रीडिंग मुझे मिल गई है। मुझे 2 दिन लगेगा सारे रीडिंग की टेस्ट करके एनालिसिस करने के लिए। लगा? सर गेट नहीं है। सर मैं ट्राई करता हूँ। बिठा कर रखो, पूरी हिस्ट्री निकालो इसकी। सर रिंग जा रही है, उठा नहीं रहा। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। आ रहा हूँ। वर्तिका कहाँ है? क्या हुआ साहब? वर्तिका कहाँ है? घर में। उसका कमरा कहाँ है? हाँ कमरा वहाँ पे है, लेकिन हुआ क्या साहब? साहब बोलो तो ना, साहब बोलो ना। दरवाजा खोलो। क्या हुआ सर? वर्तिका दरवाजा खोलो। सब मेरे पास चाबी है। जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ। बेटा क्या कर रही थी? वर्तिका, तुम एक पुलिस वाले की बेटी हो, फिर भी इतनी कमजोर। तुमने सुसाइड करने की क्यों कोशिश की? अच्छा ये बताओ, अमित के मोबाइल में तुम्हारा वीडियो कैसे आया? अमित के मोबाइल में तुम्हारा वैसा वीडियो कैसे आया? मैं नहीं मिल सकती तुझसे। देख वर्तिका, मिलना तो तुझे पड़ेगा ही, क्योंकि तेरी एक चीज इस मोबाइल में है।
अमित ने मेरा रेप किया था। ये झूठ है, ये गलत है। झूठ तो तुम बोल रही हो। अगर तुम्हें तुम्हारे भाई पर लगा हुआ दाग हटाना है तो तुम्हें सच बोलना होगा। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रेप। लो लो, मैंने दादा को सब कुछ सच बता दिया था। दादा को तो कुणाल पहले से ही पसंद नहीं था। दादा और कुणाल के बीच में लड़ाई भी हो गई थी। मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल, निकल दो, निकल दो, मोबाइल दे। और दादा फिर उसका मोबाइल लेकर आए थे। उन्होंने उसमें मुझे मेरी वीडियो भी दिखाई। सर, उसमें वृतिका का भी वीडियो था। वृतिका राहुल की गर्लफ्रेंड है और कुणाल और राहुल बेस्ट फ्रेंड है। दादा बार बार कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, दोनों की गर्लफ्रेंड्स और दोनों के साथ एक ही जैसा रेप हुआ हो। दादा बार बार कह रहे थे कि पुलिस कंप्लेंट करो। ये पहले क्यों नहीं बताई तुमने बात? सर, वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि वो वीडियो वायरल कर देंगे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। मैं वहां राहुल के साथ गई थी और तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि अमित बार बार कह रहा था कि राहुल उन लड़कों के साथ मिला हुआ है। अमित, अब तो तेरे पास उसका फोन है ना, प्लीज वीडियो डिलीट कर दे। कम से कम अब तो चैन से जी पाऊंगी मैं। वर्तिका, अरे हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, यही तो सबूत है। अभी इसी वक्त तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल और पुलिस को सब कुछ बता दे। चल। तू पागल हो गया है? तुझे पता है ना मेरे पापा पुलिस में, सब लोग हंसेंगे पापा पर, मुझ पर। और तू बता, अगर उन लोगों के पास इस वीडियो की कॉपी हुई तो अमित, अगर ये वीडियो उन्होंने इंटरनेट पे वायरल कर दी ना, तो मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देख, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, और अगर इसके बावजूद हम लोग चुप बैठेंगे तो जो लोग गलत कर रहे हैं उनका साहस बढ़ेगा। अरे आज तू उनका शिकार हुई है, कल को कोई और मासूम बनेगी। देख, मुझे ना तेरे लेक्चर नहीं सुनने हैं। अमित, जो मेरे साथ हुआ है ना, तू कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता। प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे। कभी नहीं। अमित, अमित, राहुल नहीं ऐसा कर सकता, मुझसे प्यार करता है। अच्छा, तो राहुल को बचाने के लिए तुमने अमित पर आरोप लगा दिया। ये वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि ये 3 जगह दिख रहा है। मतलब 3 रेपिस्ट्स हैं। सर, हर केस में एक बॉयफ्रेंड भी तो है। मुझे लगता है ये सीरियल रेपिस्ट है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को टारगेट कर रहा है, या तो ये सब मिले हुए हैं। जी, कुणाल राहुल कहाँ है? ऊपर गणपत के रूम में। बात क्या है? चलो गाइस, देखते हैं इस बार कौन शिकार फंसेगा। अरे जूतों से मार मार के मार डालो उनको। अरे पागलिया, ये पागलिया, एनकाउंटर कर दो ये। चला, कोणी कोणी काय काय कसं कसं केलं सांगा। हमें कुछ पता नहीं सर। हाँ सर, हमने कुछ नहीं किया सर। ए शाने, तुम लोगों ने जो वीडियो बनाया ना, वहां पे तुम चारों का लोकेशन दिखा रहा है मोबाइल का। सर पता नहीं आप ये क्या कह रहे हैं सर, होंगे हम, उसमें कौन सी बड़ी बात है। डायलॉग मत मारा जाता, समझा ना?
वो अमित को पता चला इसलिए तुमने अमित को मार दिया ना? सर ये क्या बोले सर आप? तो तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया सर। मोबाइल निकालो। मोबाइल करे? सर गैलरी लॉक्ड है। पासवर्ड? सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर। आप बिना सबूत के हमारे मोबाइल चेक नहीं कर सकते। हाँ सर। अगर सबूत मिला ना मुझे तो पहले इतना धोऊंगा ना तेरे को। TRAP टाइप करा। सर अनलॉक झाले। सर इसमें अलग अलग लड़कियों के बिना कपड़ों की वीडियोस हैं। सर इनमें भी। सॉरी। अरे बोल ना। हमने आज तक 25 लड़कियों के साथ ये सब किया है। मतलब आप मारो मत। सब सच बता रहे सब। मतलब हम में से कोई एक ऑनलाइन फ्रेंडशिप कर रहा था लड़की के साथ, और उस लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन बन जाने के बाद मर्डर हम लोग ने नहीं किया सर। आई शुक्र। इन्होंने जिन जिन लड़कियों पे रेप किया है ना सबका एड्रेस लो और वीडियो चेक करो। सर अब तक 25 लड़कियां गैंग रेप का शिकार हो चुकी थी, लेकिन किसी ने भी आवाज नहीं उठाई थी। लेकिन पुलिस उन चारों रेपिस्ट के खिलाफ मजबूत केस बनाने के लिए सभी लड़कियों से पूछताछ कर रही थी। सर कोई भी लड़की सामने आने को तैयार नहीं है। कोई आए या ना आए, किरण के बयान पर हम इन्हें कोर्ट में जरूर पेश करेंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ सीरियल गैंग रेप की जानकारी मीडिया को भी मिल गई, और मीडिया में यह बात आते ही मीडिया और जनता का प्रेशर भी पुलिस पर बढ़ रहा था। साहब बाहर बहुत हंगामा हो रहा है। तो मेरा दिल तो कर रहा है इन कमीनों को सच में भीड़ के हवाले कर दूं। नहीं सुनीता, पुलिस का काम है कानून की हिफाजत करना, कानून को हाथ में लेना नहीं। लेकिन सर इन्हें कोर्ट कैसे लेकर जाएंगे? कुछ भी हो 24 घंटे के अंदर इनको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। अरे ऐसे दरिंदों को तो जनता के हवाले कर देना चाहिए। हम इनको सबक सिखाएंगे। क्यों चाहिए कोर्ट, क्यों चाहिए पुलिस? हमारे बीच ना हो, आग लगा देंगे। फांसी दो इनको। अरे वो तो इनको पीछे के रास्ते से निकालो। एक तरफ बलात्कार का शर्मनाक केस था और दूसरी तरफ अमित के खून की गुत्थी थी। अमित को आखिर किसने मारा था? क्या अमित का खून इन लोगों ने ही किया था या फिर उसके खून में किसी और का हाथ था? इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन लड़कों ने 24 लड़कियों का नाम बताया, लेकिन 25वीं लड़की का नाम बताने को ये चारों तैयार ही नहीं थे। पुलिस ने एक बार फिर से उनके मोबाइल को अच्छी तरह से खंगाला और उन्हें वो 25वां वीडियो मिला, उनकी 25वीं शिकार। हाँ, मेरा रेप हुआ था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि उन लड़कों में गणपत भी शामिल होगा। मामी कुछ नहीं, ये लोग ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं हमेशा। मस्ती करने की तो उम्र है ना मामी। दरअसल गणपत हमारे यहाँ पढ़ने आया था। हमारा कोई बच्चा नहीं है। उसे देखते ही ऐसा लगा जैसे बेटे की कमी पूरी हो गई। लेकिन शायद मैंने उसको बेटा तो मान लिया, लेकिन उसने मुझे माँ कभी माना ही नहीं। ये कब हुआ? 13 अप्रैल को 4 बजे। तेरह तारीख को शाम 4 बजे अगर मामी का रेप हुआ था तो इसका मतलब इन्होंने अमित को नहीं मारा, क्योंकि अमित का मर्डर भी इसी दिन इसी वक्त हुआ था। उसकी लाश शहर के बाहर मिली थी। अगर इन लोगों ने मर्डर नहीं किया तो फिर कौन हो सकता है? ये अमित वर्तिका और किरण को फोर्स कर रहा था ना पुलिस में जाने के लिए, और दोनों मना कर रही थी।
हो सकता है इन दोनों में से किसी ने हामिद को मारा हो। एक काम करो, इन दोनों के घर का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो 13 तारीख का, और मोबाइल लोकेशन भी। सर, सुमन के साथ बात करके पुलिस को ना सिर्फ उसके साथ हुई हैवानियत के बारे में पता चला, बल्कि अमित के खूनी के बारे में भी क्लू मिला। सर, दोनों घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आ गई। लगाओ। थोड़ा आगे बढ़ो। अरे ये तो कोई पुलिस वाला लगता है, जूम करो इसको। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तो उस घटिया इंसान ने मेरे लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और आपको लगता है कि हमने मारा अमित को? झूठ बोल रहा हूं मैं, डाकवा जाना। मैंने मारा। अरे क्या बोल रही है तू? मैंने मार दिया उसे। क्या करती साहब, वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, मेरे घर तक पहुंच गया था। अगर अब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। क्या बोल रहा था हर्तिका? क्या बोल के गया वो? उसके पास भी वीडियो है। कैसी वीडियो? बिना कपड़ों का, और कह रहे हो वायरल कर देगा। मैंने सोचा उसे मारकर हमेशा के लिए ये किस्सा ही खत्म कर दूं। तू जा, अंदर। फिर मैंने उसे वर्तिका के फोन से फोन किया और शहर के बाहर सुनसान जगह बुलाया। मैंने उसे मार डाला मैंने उसे। साहब, मुझे लगता मैंने कुछ गलत नहीं किया। बहुत गलत किया आपने। अमित एक अच्छा लड़का था, वो सबके बारे में अच्छा सोचता था। झूठ तो आपकी लड़की बोल रही थी। वर्तिका और किरण के अपराधियों को सजा दिलवाना चाहता था, लेकिन आपने सच्चाई जाने बिना उसको सजा दे दी, सजाए मौत। कुमुद को अमित के खून करने के लिए और कांस्टेबल सुनील को सबूत मिटाने की कोशिश करने के लिए सजा मिली। कुणाल, गणपत, सोहम और राहुल को 25 लड़कियों के साथ बलात्कार और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए सजा दी गई। इस केस को बहुत पहले से रोका जा सकता था, अगर एक भी लड़की ने निर्भय होकर पुलिस को अप्रोच किया होता। हम सबको और समाज को इन रेप विक्टिम्स को हिम्मत देनी होगी, ताकि वो बिना किसी शर्म के सबके सामने आए। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन दरिंदों का पर्दाफाश करने के लिए उन्हें सबके सामने आने की जरूरत है। प्यार, दोस्ती, ये सब बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ऐसा रिश्ता कायम करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लेना जरूरी है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर अच्छी तस्वीर लगाने वाले हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। आज क्राइम पेट्रोल ब्लैक हेडलाइंस में देखिए 2019 की एक ऐसी ब्लैक हेडलाइन जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस वालों, काम करो। एक साथ अपराध के इस विभत्स रूप ने इस केस को ऐसे रंग दिए कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मच गई। चारों तरफ धरने और नारेबाजी होने लगी, जिसने हिंसा का ऐसा रूप ले लिया कि चारों तरफ अशांति का माहौल पैदा हो गया। माँ, अरे ये सब हटाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया। साफ दिखाई दिया? दिख रहा है ना साफ? साफ दिखाई दे रहा है? एकदम साफ दिख रहा है। माँ, एक्के बारी सुंदर ही लगती हो, क्या हीरोइन लग रही हो माँ। पर ये तो महंगा दिख रहा है, इतना महंगा चश्मा क्यों लाया तू? माँ, तुमने सारी जिंदगी तो पाई पाई बचा के काट ली, अब बाकी बची हुई जिंदगी तुम अच्छी तरह से काटो, हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। माँ, मेरी शहर में स्कूल में नौकरी लग गई है। नौकरी? हाँ माँ। मेरा बच्चा।
अरे माँ मैं यहाँ खुश हूँ, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करती है? तू इतना दूर रहता है, चिंता तो होती है ना। काश तू इस बार काली पूजा में गांव आ पाता तो। अरे माँ, भाई ना कैसे आते? भाभी इतना लंबा सफर थोड़ी ना कर सकती है इस वक्त। हाँ मेरी माँ जानती हूँ। तपन बहू कहाँ है? और प्रतुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे माँ प्रतुल तो पूजा करने के साथ ही बाहर चला गया है। आपको तो पता है उसको रोकना बड़ा मुश्किल काम है। लो बन गई तुम्हारी मूछें, जाओ। मुझे नहीं बना दानव वानव। बेटा दानव तो लड़कों को ही बनना पड़ता है, और आप तो महादानव शुंभ हो। आपको डरना नहीं है, डराना है, गुस्से से ललकारना है। ओ कालिका, तुम में अगर शक्ति है तो मुझसे युद्ध करो, ऐसे। और आपको काली बन के प्रतुल यानी महादानव से युद्ध करके उसे मार गिराना है। नहीं नहीं मैडम, मैं नहीं मारूंगा, और इस इकरा से तो बिल्कुल नहीं। मैं काली हूँ और तू दानव, मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मारूंगा तुझे। मम्मी पहले ये दानव की मूंछें निकाल दो, वरना वो आके मुझे मार देगी। पागल है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखते ही देखते ये घटना एक ऐसी नेशनल न्यूज बन गई जिसने न्यूज रूम से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में हलचल पैदा कर दी। एक तरफ इस हत्याकांड के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद एक ऐसा राजनीतिक दंगल छिड़ गया कि राज्य की सियासत हिल गई। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तपन के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। शांत हो जाइए, हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज। हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। हट जाइए, हमें अंदर जाने दीजिए प्लीज। हम नहीं जाने देंगे। एक महीने में हमारे 5 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। इस बार तो बल्कि पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया उन लोगों ने। हमारा विश्वास प्रशासन और पुलिस में से हमेशा के लिए उठ गया है। और ये अपोजिशन पार्टी केएलपी, ये लोग इसमें शामिल है, हमें पूरी तरह से मालूम है। और तो और वो तुम्हारा सुजय घोष, उस पार्टी का नेता, तुम लोगों के साथ मिला हुआ है। हम नहीं जाने देंगे। प्रशासन, आरएलपी दल के लोग अपने कार्यकर्ता तपन और उसके परिवार वालों की हत्या को लेकर सड़कों पर आ गए हैं, और पुलिस वालों के कहने पर भी वो मानने को तैयार नहीं है। पुलिस प्रशासन, जैन सर, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है सर। क्राइम सीन पे भी नहीं जाने दे रहे। इनमें कोई तपन की फैमिली वाला भी है? नहीं सर, उसकी माँ और बहन गांव में रहते हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। ऑटो रोको। माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? माँ पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। देखिए शांत हो जाइए, पुलिस प्रशासन, शांत हो जाइए प्लीज। देखिए इस वक्त मैं एक पुलिस ऑफिसर के नाते नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते आप लोगों से बोल रहा हूँ। जिन लोगों के लिए आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, घंटों से उनके मृत शरीर अंदर पड़े हैं। कम से कम उनकी बॉडीज तो हमें ले जाने दीजिए। और एक बार जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर हम लोग इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो उन्हें न्याय कैसे दिलवा पाएंगे, इंसाफ कैसे दिलवा पाएंगे? बताओ। चलिए हटिए। वाओ, इट्स किलिंग। ये होती है असली बिरयानी की खुशबू। अरे आप बिरयानी टेस्ट कीजिए, वो और भी ज्यादा किलिंग है। वाओ, इसका टेस्ट तो इतना अच्छा है ना, शब्द ही नहीं मिल रहे हैं मुझे तारीफ में। अरे क्या हुआ, आप ठीक है? कुछ नहीं, आपकी बिरयानी मेरे बच्चे को भी बहुत पसंद आई, किक मार रहा है अंदर। मैं देखता हूँ। गंदी बदबू होती है।
शक तुम? तपन दादा, मैं तो बिरयानी देने आया था। अरे प्रतुल बेटा, तुम तो बड़े अच्छे लग रहे हो, मुझे लगा के हैं। दानव बच्चे नहीं बुरे होते हैं। आप तो मुझे बुरा ही बोलोगे। इकरा के पापा जो हो। प्रतुल, अंकल से ऐसे बात नहीं करते ना। प्रतुल, प्रतुल। अच्छा मैं चलता हूँ। तपन दादा, आप और प्रतुल भी बिरयानी टेस्ट कीजिएगा। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कहाँ जा रहे हो? पुलिस के सामने अपना मुंह खोला ना तो मेरा और अपनी बेटी का मरा मुंह देखोगे। घर में फोर्स एंट्री के साइन नहीं मिले सर। 3 मर्डर्स हैं। किलर शायद 1 से ज्यादा होंगे और मेन दरवाजे से ही घर के अंदर आए होंगे। तपन और इसकी बीवी के मर्डर्स काफी ब्रूटल। और यहाँ इनके बच्चे को देखो। जो किलर तपन की प्रेग्नेंट बीवी के घर पर इतनी बेदर्दी से वार करता है, वो बच्चे को सिर्फ गला दबा कर मारता है। आखिर चल क्या रहा होगा किलर के दिमाग में? ये आरएलपी पार्टी वाले तो इन मर्डर्स को राजनीतिक रंजिश ही बता रहे हैं सर। इन लाशों का हाल देखकर तो गहरी रंजिश लग रही है। ऐसा लग रहा है कि एंगल पर्सनल रहा होगा। अगर किलर्स मेन डोर से आए होंगे तो शायद उनके लिए दरवाजा खोला गया होगा। मे बी तपन की फैमिली की जान पहचान वाले रहे हों। गौतम, आसपास पता करवाओ, शायद कल रात किसी ने किसी को आते जाते देखा हो। सर। क्या शोर मचा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? साहब मेरे दीदी जीजाजी है साहब। गाओ। तुम तपन के साले? हाँ साहब, सुबह टीवी में ये सब देखा। काफी महीनों से मिला नहीं हूँ। कल बस दीदी से बात हुई थी। हाँ दीदी, काली पूजा की बहुत बहुत बधाई आपको। अरे पोल्टू, तुमको भी बधाई हो। तुम खुश तो हो? अरे मैं तो डबल खुश हूँ। दूसरी बार मामा बनने वाला हूँ ना। दीदी, जीजाजी कहाँ है? अरे वो घर पे नहीं है, तू उनके नंबर पे कॉल कर ले। फिर मैंने जीजाजी को फोन किया लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कल कब की बात है ये? करीब शाम को 7 बजे होंगे। तपन की माँ और बहन कहाँ है? वो आ ही रहे थे साहब, लेकिन जीजाजी की माँ रास्ते में बेहोश हो गई। कल रात आपने किसी को तपन के घर पे आते जाते हुए देखा था? हमने नहीं देखा साहब। सर, इनका कोई भी पड़ोसी खुल के सामने नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा कि कोई कुछ जानता भी है या नहीं। ये इस पॉलिटिकल हंगामे का असर है। शायद सब डरे हैं। शबरीन इनके द्वारा डराए गए। खत्म। अपने ऐसी खबरें एक्टिव करो जिनकी पहुंच जड़ों तक हो। मुझे तपन और उसकी फैमिली से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन चाहिए। जी सर। चाहिए। सर, आपको क्या लगता है इन हत्याओं के पीछे किसका हाथ है? सर, एक तरफ आरएलबी पार्टी के नेता पारस सिन्हा के इस मामले में बयानबाजी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस मामले में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रही है। 2 बिल्लियों की लड़ाई में ना रोटी हमेशा बंदर ही खाता है। बाबा, मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं, अपनी जमीन तो बचा लोगे ना आप? अपनी जबान को थोड़ा लगाम लगा। क्यों चुप गई मेरी बात? या उनके मौत के बारे में सुनकर आपका गला भराया? बाबा, एक बात ध्यान रखना, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपका गला पकड़कर आपकी पस्तून तक गीली कर दी थी। कम से कम अपनी बहन के सामने तो अपनी जबान से गंदगी मत निकाल। बहुत करता है। ये तपन और संगा की कॉलेज टीम है। जिन जिन के साथ भी इन दोनों की बात हुई थी, उन सबको बुला के इंक्वायरी करो। सर। तपन को क्यों कॉल किया था? सर, तपन दादा को मैं जानता हूँ और उस दिन मैंने सिर्फ काली पूजा की बधाई देने के लिए उनको फ़ोन किया था। उस दिन तपन जी और मैंने एक दूसरे को काली पूजा की बधाई दिए थे। हो सकता है काली पूजा का बहाना लेकर कोई सच छुपा रहा हो। हम किसी को हल्के में नहीं ले सकते।
तपन और संगा के कॉल रिकॉर्ड्स में जितने लोग भी हैं उनको इन्वेस्टिगेट करो। तुमने बताया कि कत्ल वाले दिन तपन की माँ की भी तपन से बातें हुई थी। जी सर, लेकिन तपन की माँ और बहन से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। हालांकि तपन की माँ को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, पर वो लोग अभी काफ़ी सदमे में हैं सर। लेकिन हमारा उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है हमें उनसे कोई हिंट मिल जाए। तपन एक स्कूल में क्लर्क था, तो आरएलवी पार्टी से कैसे जुड़ा? डिटेल्स निकलवा रहा हूँ सर, अपने खबरी काम पे लगे हुए हैं। एक तरफ तपन के परिवार की हत्या को लेकर सियासी तूतू में बढ़ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ पुलिस को लग रहा था कि तपन उस राजनीतिक दल का कार्यकर्ता ही नहीं था जिस दल के कुछ लोग इस सारे मुद्दे को इतना तूल दे रहे थे। हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। हमारी पूरी हमदर्दी है उस परिवार के साथ, लेकिन आरएलबी पार्टी की यह गलत रवैया इस राज्य का माहौल खराब कर रहा है। तो क्या राजनीतिक षड्यंत्र की आड़ लेकर इन हत्याओं के असल मकसद को दबाया जा रहा था? और अगर ऐसा था तो वो असल मकसद क्या था? केस इतना बड़ा हो गया था कि तपन के परिवार को जानने वाले अड़ोसी पड़ोसी भी खुलकर गवाही नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हें भरोसे में लेने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही थी, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा था। और पुलिस जल्द ही तपन की मां और बहन से भी मिली। सर, उस दिन भाईना और भाभी से बात हुई थी। अरे माँ, मैं यहाँ खुश हूँ, तू मेरी इतनी चिंता क्यों करती है? तू इतना दूर रहता है, चिंता तो होती है ना। भाभी से बात कराइए ना। सागा। हाँ, क्या हुआ? माँ का फोन है, बात करना चाहती है। अरे माँ, कैसी हो आप? और उर्मी, क्या चल रहा है? अरे भाभी, ये तो हमें पूछना चाहिए आपसे कि आप कैसे हो, अच्छे हो ना? हाँ, एकदम बढ़िया हूँ। लेकिन आप लोग ये बताओ, इस बार हम लोग गाँव नहीं आ पाए तो आप लोग भी नहीं आए? अरे अगले महीने तो आना ही है ना तेरी डिलीवरी पे, इसलिए सोचा सीधा तभी आए। मगर क्या मालूम था कि एक ही झटके में सब कुछ। देखिए, लोगों का कहना है कि तपन और उसकी फैमिली की हत्या के पीछे पॉलिटिकल मकसद है, लेकिन क्या आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? सर, भाईना ने हमें कभी बताया ही नहीं कि वो आरएलबी पार्टी के लिए भी काम कर रहे थे। 5 साल पहले तो वो इसलिए शहर गए थे क्योंकि वहाँ पे उनकी एक स्कूल में नौकरी लगी थी। माँ, मेरी शहर में स्कूल में नौकरी लग गई है। नौकरी? हाँ माँ। मेरा बच्चा। और फिर तपन भाईना भाभी और प्रतुल के साथ शहर चले गए। अच्छा, शहर में या फिर यहाँ गांव में क्या तपन की किसी से कोई ऐसी दुश्मनी थी जो उसकी मौत की वजह बन सकती है? सर, तपन के घर से जो सामान मिला था उसमें डायरी भी थी, इस पे तपन की बीवी का नाम लिखा हुआ है, उसी की होगी। हाँ, देखी थी ये डायरी मैंने। क्या लिखा है इसमें? सर, डायरी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो इसे रोज लिखती होगी। इसमें काफी कुछ ऐसा है जो किसी अफेयर की तरफ इशारा करता है। अफेयर? जी सर। हमारे रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रही। कभी तुम मुझे गलत समझते हो, कभी मैं तुम्हें। सागा। हाँ, क्या हुआ? माँ का फोन है, बात करना चाहती है। अरे माँ, कैसी हो आप? ना कभी तुम कुछ बोल पाते हो और ना कभी मैं। हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो है तपन का बाप। उसने मुझे सालों पहले ही छोड़ के दूसरी शादी कर ली। मैंने बच्चों को किसी तरह बड़ा किया, इसलिए तपन बचपन से ही अपने बाप से नाराज था। जब वो पढ़ लिख गया तो उसने अपने हक के लिए उन पे केस कर दिया और इससे उनकी दूसरी बीवी का बेटा और भी तिल मिला गया। मेरे बाप का जो भी है ना वो मेरा है। तेरा बेटा तेरे पति से नहीं मुझसे पंगे ले रहा है। समझा देना उसको कि केस वापस ले ले, वरना उसका वो हाल करूंगा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा वो। क्या लगा रखा है? इधर क्या बात कर रहा है? इधर बात करना है। तू इधर आया कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? धमकी दे रहा, धमकी दे रहा। लगा यार। तपन भैया, भैया मारेगा, लगे यहाँ से। और तुम्हारा केस ना कोर्ट में जाएगा, वो फैसला करेगा तुम्हारा। तुमने मेरी माँ को जो भी परेशानी दी है ना, सबकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लगे जा। देख लूंगा तेरे को मैं। आखिरकार हमने केस जीत लिया था और अदालत ने
घर जाने के साथ साथ उनकी आधी जायदाद हमारे नाम करवाने का फैसला सुनाया था। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि तपन और उसके बीवी बच्चे को मारकर उसने आपसे बदला लिया? ये डायरी पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि तपन और संगा की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं होगा, और अगर इसकी वजह अफेयर है तो किसका अफेयर? क्या उसके आने से हमारे फासले बढ़ गए या फासलों की वजह से कोई हमारे दरमियान आया? तपन और संगा की जिंदगी में अगर कोई तीसरा था तो वो किससे ताल्लुक रखता था, तपन से या संगा से? ये क्लियर नहीं है। उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड से भी कोई हिंट नहीं मिला है कि अगर उन दोनों में से किसी का अफेयर होगा तो किससे होगा। इनमें से जिसका भी अफेयर था उसका परिणाम इतना घातक कैसे हो गया कि पूरे परिवार को इतनी बेदर्दी से मार डाला गया? इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तपन के शरीर पर 13 बार हुए, संगा के शरीर पर 16 बार थे और उनके बेटे को सिर्फ गला दबा के मार डाला। काफी अटपटा है ये। इस केस में जो भी एंगल सामने उभर कर आए, हमें उन सब पर काम करना होगा। क्या पता कब कौन सा एंगल वजह बनकर सामने आ जाए। जी सर। हाँ मानिक बोलो। सर एक नया एंगल सामने आया है और ये तपन के पिता से जुड़ा हुआ है। तपन के पिता? 2 1 जा नहीं सुन के एक सीख लें। अरे कहाँ गुल खिलाकर आए हो आप, जो आपके पीछे पीछे पुलिस भी आ गई यहाँ पर? अरेंदु साहब, सब तो बोल रहे हैं कि उनको केएलबी पार्टी वालों ने मार दिया, और आप हम पर शक कर रहे हैं। आरएलबी पार्टी वाले सही बोल रहे थे। आप लोग केएलबी पार्टी वालों को बचाने के लिए हमें फंसाओगे। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत ज्यादा बोलता है ना तू। अभी अगर सच नहीं बोला ना तूने तो यही धुलाई होगी तेरी। साहब जब कुछ किया ही नहीं तो आपकी धुलाई के डर के मैं कोई झूठ को थोड़ी स्वीकारूंगा। साहब माना कि पहले भूल हो गई थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने अपना आधा हिस्सा दे दिया था उन्हें, पर वो तपन पूरी जमीन हड़पना चाहता था। पूरी जमीन? हाँ साहब, पूरी जमीन। जमीन बिकी नहीं थी, आधा हिस्सा उनका था। तपन ने लाखों की कीमत पर वो जमीन बटाई पर दे दी और सारा पैसा खुद हजम कर गया। 20 साल पहले छोड़ा था ना आपने हमें, और 20 साल से अब अकेले के लिए खा रहे, तो अगले 20 साल हमारे, फिर बेच के कर लेंगे हिस्सा। ऐसा मत बोल। अरे बेटी भी आनी है मुझे। तो मुझे भी अपनी बहन भी आनी है। साहब उसने पाई पाई को तरसा दिया था, पर हम कोर्ट नहीं गए, ये सोच के कि मिलजुल के रास्ता निकाल लेंगे। और जब रास्ता नहीं निकला तो खत्म कर दिया उसने? नहीं साहब, वो तो शहर में थे, और जब ये कांड हुआ तो मैं और मेरा बेटा तो गांव में थे। तो किसे भेजा था उसको मारने के लिए? साहब हमने किसी को मारने के लिए सुपारी नहीं दी साहब, पर मेरे बाप ने क्या किया मुझे नहीं मालूम। साहब मैं मानता हूँ कि लखन गर्म दिमाग का है, पर उसने क्या किया ये मुझे नहीं मालूम। ऐसे नहीं बोलेगा सर। अरे साहब, नहीं। अपोजिशन पार्टी केएलबी, ये लोग इसमें शामिल है, हमें पूरी तरह से मालूम है। वहीं पुलिस को तपन से जुड़े ऐसे कई पर्सनल एंगल मिल रहे थे जो इन हत्याओं की वजह बन सकते थे, और इन्वेस्टिगेशन का ये दोहरा मापदंड पुलिस की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। तो दोनों बाप बेटे कुछ नहीं उगल रहे हैं। इन्होंने खुद मारा है, सुपारी दी है, सब पता करता हूँ। मर्डर्स इतने ब्रूटल थे, किसी ना किसी पड़ोसी ने कुछ ना कुछ देखा सुना तो जरूर होगा। क्या अभी भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है? जी नहीं सर, लेकिन अभी माहौल को शांत हुआ है, फिर से ट्राई करते। तपन का बाप बोल रहा था कि तपन सारी जमीन की बटाई के पैसे खुद रख लेता था। तपन यहाँ एक स्कूल में क्लर्क था, पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम बेचता था। इतने भर से 5 साल के अंदर शहर में उसने अपना घर बना लिया। गांव की जमीन जायदाद वैसी की वैसी। कहीं उधारी का मामला तो नहीं है? कम इन सर, कम। सर तपन के स्कूल में पूछताछ की तो कुछ बातें पता चली है। सर उसके स्कूल में एक टीचर है मिताली, जो तपन के बेटे को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और सर इस मिताली का तपन के घर पर काफ़ी आना जाना था। और सर लोगों से पता चला है कि इस मिताली और तपन में काफ़ी अच्छी बातचीत थी। रहती कहाँ है मिताली? सर ये मकदीर नगर में कहीं किराए के मकान में रहती है। जिस अफेयर के एंगल को हम ढूंढ रहे हैं, कहीं वो मिताली और तपन से तो नहीं जुड़ा है? इस एंगल को लेकर हमें तपन की माँ, बहन और संगा के भाई से बात करनी चाहिए। गौतम, तुम मिताली से मिलो और तुम इन सबसे बात करो। ये कैसी बात कर रहे हैं साहब? तपन और संगा के बीच कोई तनाव नहीं था। हो सकता है कि ऐसा कुछ हो, लेकिन आपको पता ना चला हो। अच्छा, आपको कुछ अंदाजा है कि उनके बीच कुछ? नहीं सर, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उनके बीच में कोई तीसरा भी होगा। जीजा जी का कुछ ऐसा होता तो दीदी मुझसे छिपाती नहीं। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी दीदी का कोई पास्ट हो। क्या उनका किसी के साथ कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक सर,
काली पूजा वाले दिन ही मैंने आखिरी बार तपन जी और प्रतुल को देखा था। मैं काली हूँ और तू दानव, मरना तो पड़ेगा। नहीं, मैं मारूंगा तुझे। उठो बेटा, उठो, आप उठो, 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 उठो। ये क्या करते बेटा आप? मुझे घर जाना है। फिर वो प्रतुल को ले गए और अगली सुबह उन सबके मर्डर का पता चला। देखिए, हमें पता चला है तपन और संगा का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था। आपका तो उनके घर भी आना जाना था, इसकी हिंट तो होगी आपको। नहीं सर, मुझे तो कभी ऐसा कुछ नहीं लगा। जब भी उनके घर जाना होता था दोनों खुश ही लगते थे। प्रतुल ने जब से आपकी क्लास ज्वाइन की है ना, बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा तो करेगा ही, आपने टीचर जो ऐसी चूज की है। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम आपसे दोबारा बात करेंगे। सर 1 मिनट। सर, तपन जी आरएलबी पार्टी में कितना एक्टिव थे ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो समाज सेवा में हमेशा आगे रहते थे। सर, हमारे स्कूल के पास सरकारी ज़मीन का एक हिस्सा बड़े टाइम से खाली पड़ा हुआ था और एक कम्युनिटी के लोग उस पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। तपन जी, आजकल ये लोग रोज़ यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, आखिर चक्कर क्या है? मुझे खबर मिली है कि ये लोग इलीगल तरीके से जमीन को हथियाने की कोशिश करें, जो मैं होने नहीं दूंगा। अरे बच्चों की जगह ही है। मैं कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन दायर करने वाला हूँ। सर, उनके पिटीशन डालने की वजह से ही कोर्ट के आदेश पे वो ज़मीन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को दे दी गई। तो मतलब आप कहना चाहती हैं उन लोगों ने तपन के परिवार को? हो सकता है। उनका नेता उस्मान बड़ा ही दबंग आदमी है, हो सकता है उसको पता चल गया हो कि वो पिटीशन तपन जी ने ही फाइल की थी। सर, मिताली की बात सही निकली कि तपन ने उस्मान और उसके कुछ आदमियों के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी। ये उस्मान तपन के घर के नजदीक ही रहता है। मानी को भेजा है उस्मान को बुलाने के लिए। हाँ मानिक। सर, उस्मान के घर पे एक हफ्ते से ताला लगा है और उसका नंबर भी बांधा रहा है। सर, उस्मान को जानने वाले कुछ लोगों से मैंने बात की, वो भी नहीं जानते कि उस्मान है कहाँ पे। नजर रखो उन पर, वो जरूर जानते होंगे कि इस वक्त उस्मान कहाँ है और उस्मान के लिए लुकआउट नोटिस जारी करना। सर, उस्मान के गायब होने का तो यही मतलब निकलता है कि वो इन मर्डर्स में इन्वॉल्व है। इस केस में हम अफेयर वाले एंगल को भी रूल आउट नहीं कर सकते। माना हमने मिताली ने उस्मान के बारे में बताया जरूर, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो अपना राज छुपा गई हो। सांगा की यह डायरी साफ इशारा करती है कि तपन और सांगा के बीच कोई तो तीसरा था। कहाँ भाग रही थी? जब तक लॉज का बिल नहीं भर देती ना, तो यहाँ से नहीं भाग सकती है। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी किस्मत मारी गई थी जो उसके कहने पर मैं यहाँ आके रुकी। उसने कहा था कि काली पूजा की रात वो यहाँ आ जाएगा, पर अभी तक नहीं आया। काली पूजा से 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन के मुझे पैसे चाहिए, समझी? बंद करो इसकी खिदमत, कोई जरूरत नहीं है फालतू बिल बढ़ाने की, समझे? और निगरानी रखना। सर, मैंने तपन और उसकी बीवी के बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए। 2 महीने पहले तक उनके अकाउंट में काफी पैसा था, लेकिन अब उनके अकाउंट में काफी कम पैसा है। और एक बात, संगा के अकाउंट से सुब्रतो बनर्जी के अकाउंट में लगातार हजारों रुपए ट्रांसफर हो रहे थे। ऐसा क्या है जो एक हाउसवाइफ इसके अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर कर रही थी? है कौन ये? इसके बैंक अकाउंट के थ्रू मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि इसने हत्या से कुछ ही दिन पहले अपना अकाउंट क्लोज करवाया था। जो नंबर इसने अकाउंट से लिंक किया हुआ था वो भी बंद है, जो एड्रेस दिया हुआ था वहां से भी घर खाली कर चुका है। हो सकता है सर ये वही तीसरा हो जिसके साथ संगा का अफेयर था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुब्रतो बनर्जी संगा को किसी वजह से ब्लैकमेल कर रहा है? इस सुब्रतो बनर्जी के लिए तलाश शुरू करवा दी मैंने सर। और उस्मान, उसका कुछ पता चला? फिलहाल तो नहीं, उसकी भी तलाश जारी है। सुब्रतो और उस्मान ऐसे सस्पेक्ट बनकर सामने आए थे जो फरार थे। इसका एक राज अब तपन के पड़ोसियों से भी सामने आया। आखिरकार कुछ लोग बयान देने के लिए अब सामने आए थे। बोलिए सर। हम पहले से कहना चाहते थे, लेकिन तब माहौल ऐसा था कि हम डर रहे थे। क्या बोलना चाहते थे आप लोग? साहब, काली पूजा वाली रात एक आदमी को उनके घर के बाहर देखा था। पहले वो मुझे देखकर रुक गया था, पर मैं अपनी सब्जी की थैली बाइक पर भूल गया था। बाद में मैं आया तो देखा कि वो तपन के घर की बेल बजा रहा था। कौन था वो आदमी?
उसको पहले कभी देखा था यहाँ? साहब उस वक्त रात में तो बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन हाँ साहब उसने वाइट कुर्ता पहना हुआ था। हाँ सर, मैंने भी देर रात में एक आदमी को तपन के घर से निकलते हुए देखा था, लेकिन उसने वाइट कुर्ता नहीं पहना हुआ था। क्या इनमें से कोई था? इतना ध्यान नहीं है साहब, काफी अंधेरा था। ये तपन परिवार के बारे में और क्या जानते हैं आप लोग? उनका किसी के साथ कोई झगड़ा? सर झगड़ा तो किसी के साथ भी नहीं था, लेकिन हाँ साहब हमसे तो इशाक भाई जानते थे उनके बारे में। इशाक कौन? वो सामने वाला घर है साहब उनका, इशाक भाई। काफी आना जाना था उनके घर में, काफी क्लोज थे उनके परिवार से। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने नहीं दे सकते तो कम से कम मुझे मेरा फोन तो दे दीजिए। क्या करेगी फोन लेके? अरे जो तुझे यहाँ छोड़ गया उसका तो फोन बंद आ रहा है। मैं किसी और को फोन करके इंतजाम कर दूंगी। अभी तक इतने दिनों से बोल रही थी कि उसके अलावा तेरा कोई नहीं है, अब किससे करेगी फोन? चुपचाप यहीं बैठ। हमने उस दिन भी आप लोगों से बात की थी, आपका इतना मेल जोल था उनसे, फिर भी आपने हमें कुछ नहीं बताया। अरे सर कुछ पता होता तो बताते ना, हमने कहा ना हमने उस रात कुछ नहीं देखा। लेकिन तपन और उसकी फैमिली के बारे में तो काफी कुछ पता होगा ना? हमें पता चला है कि तपन और संगा के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, इसकी वजह क्या होगी? पता नहीं सर, हमने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया और हमें तो यही लग रहा था कि वो दोनों खुश ही होंगे। सर सुब्रतो के बारे में पता किया, सुब्रतो एक हिस्ट्री शीटर है और 420 के केस दर्ज है उसके नाम पे। सर सुब्रतो लोगों का पैसा पोंजी स्कीम में लगवाता था और फिर गायब हो जाता था। अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से कई बैंकों में अकाउंट मिला है उसका और सब काफी समय से वांटेड है। तो क्या इसने संगा के साथ भी फ्रॉड किया होगा? इस वक्त कहाँ है? ये तो नहीं पता सर, लेकिन कलिंगा पुलिस उसे काफी समय से ढूंढ रही है और उन्हें उसकी एक लीड भी मिली है। उन्हें लगता है कि वो फूलबनी में छिपा हो सकता है। उनके टच में रहो, किसी भी हाल में हमें ये सुब्रतो चाहिए। ओके सर। सर अगर अफेयर का एंगल है तो शायद ईशा या तबस्सुम में से भी किसी का तपन या संगा से अफेयर हो सकता है। जिन दो आदमियों को पड़ोसी ने देखा था उनकी आइडेंटिटी पता करने पर ज्यादा जोर दो। उन लोगों ने उसे ठीक से नहीं देखा था सर, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ स्केच बनवाने के लिए। तपन के घर के बाहर देखे गए अनजान आदमी का स्केच बनवाने की पुलिस ने कोशिश तो की, लेकिन जो स्केच बनकर सामने आया उसको पहचान देना नामुमकिन नजर आ रहा था। सर उस्मान के बारे में पता चला है। ये उस्मान इशाक की बीवी तबस्सुम का दूर का रिश्तेदार भी है। सर मेरा कोई अफेयर नहीं था तपन की वाइफ से सर। तो उसके अकाउंट से तुझे पैसा क्यों ट्रांसफर होता था? सर वो तपन उसके अकाउंट से भेजता था सर मैं ऐसे बकरे तलाशता रहता था जो मेरे जाल में फंस जाए। मैंने उसको एक फेक स्कीम सुनाई थी और मेरे जाल में फंस गया। देखो दादा, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है कि राउंड अप में इंटरेस्ट मिलता है इस पे। 2 साल का स्कीम है, आपके पास जब जब पैसे हो तब तब इन्वेस्ट करते रहना। 18% ब्याज के साथ सारा पैसा वापस मिलेगा। अच्छा जी दादा, और मैं चाहता हूं कि आप इसमें इन्वेस्ट जरूर करो। लेकिन सर वो मेरे लालच के बाद मेरे जाल में फंस गया और मैं जितना पैसा वसूल सकता था मैंने वसूल। लेकिन सर आप मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा। तपन, उसकी बीवी संगा, उनका बेटा प्रतुल, सबसे जुड़े ऐसे कई रहस्य थे जो इस केस को लगातार उलझा रहे थे। तपन के पिता अरेंदु, उनका बेटा लखन, उस्मान, सुब्रतो, इशाक और तबस्सुम, ये सभी सस्पेक्ट थे। लेकिन इनके अलावा भी कई नाम और चेहरे थे जिनसे पुलिस का अभी तक परिचय नहीं हुआ था। और इन सब के बीच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, उन्हें मर्डर वेपन मिला। सर यहाँ थैली में ये खून से सना हुआ कुर्ता मिला है। सर इस कुर्ते में सब जगह खून लगा हुआ है और सर एक कोयता मिला है, इसमें भी काफी खून लगा हुआ है। सर ये सारा सामान यहाँ डंप किया गया था। आइए सर। सर इस सब सामान को इस थैली के अंदर डाल के इस पत्थर के पीछे यहाँ डंप किया गया था। सर आदमी सुबह यहाँ से जा रहा था, इसने ये थैली देखी और हमें इन्फॉर्म किया। सर ये जगह तपन के घर से ज्यादा दूर नहीं है। एक विटनेस ने बताया था कि हत्या वाली रात को एक आदमी व्हाइट कुर्ते में तपन के घर के बाहर देखा गया था। ये कोयता मर्डर वेपन हो सकता है सर। उस रात एक आदमी व्हाइट कुर्ता पहनकर तपन के घर के अंदर गया, तो फिर से और जब घर से बाहर निकला उसने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी। हो सकता है ये कोई दो नहीं बल्कि एक ही आदमी हो जो अपने साथ कपड़े लेकर गया और मर्डर करने के बाद उसने कपड़े चेंज कर लिए।
और फिर व्हाइट कुर्ता और कोयता लाकर इस पत्थर के पास डंप कर दिया। आसपास पता करवाओ, शायद काली पूजा की रात को उस किलर को किसी ने यहाँ पर ये सब डंप करते हुए देखा हो। ओके सर। हाँ साहब, काली पूजा की रात मैंने एक आदमी को वहां देखा था। रात देर हो गई थी, मेले से वापस आ रहा था, उसी समय मेरी नजर उस पर पड़ी। साहब वो ऐसे घूर के मेरी तरफ बढ़ा कि मैं तो घबरा ही गया था। क्या उस आदमी ने नीले रंग की शर्ट पहनी थी? हाँ शायद। उस आदमी की तस्वीर बनवाने में क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? सुजोय जी, आरएलबी पार्टी के 5वें कार्यकर्ता की हत्या, वो भी उनके पूरे परिवार समेत। हमारी पूरी हमदर्दी है उस परिवार के साथ, लेकिन आरएलबी पार्टी की यह गलत रवैया इस राज्य का माहौल खराब कर रहा है। लेकिन उनके इल्जाम आपकी पार्टी पर नहीं, सीधे आप पर हैं। उनका आरोप एकदम मिथ्या है। हम लोगों ने ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं। वो लोग ऐसे तपन और उसकी फैमिली के मर्डर्स को लेकर तो ऐसी राजनीति हो रही है जैसे तपन आरएलबी पार्टी में कोई बहुत बड़ा नेता था। और सोशल मीडिया की वजह से तो इतनी अफवाह फैल गई है कि पूरा का पूरा शहर जल उठा है। सर ये तपन स्कूल में क्लर्क होने के साथ साथ लोगों को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स भी बेचा करता था। इसने आरएलबी पार्टी के कई लोगों को ऐसी स्कीम्स बेची थी, इसलिए पार्टी दफ्तर में इसका आना जाना था। लेकिन मैं जब पार्टी नेता पारस सिन्हा से मिला तो उसने बोला तपन ने हमारी पार्टी ज्वाइन की थी। तपन ही क्या, मैं और हमारे सारे कार्यकर्ता बहुत से काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी में नहीं हैं। लेकिन जिस तरह का ये माहौल पैदा किया जा रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि कहीं इन मर्डर्स का मकसद पॉलिटिकल माइलेज हासिल करना तो नहीं है। माइलेज तो मिल रहा है सर, आरएलबी पार्टी और उसके नेता पारस सिन्हा को। तो क्या इन मर्डर्स में शायद या फिर ये मर्डर्स किसी और मकसद के लिए हुए हों और ये इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी है, हम सुजय और उसकी पार्टी के लोगों को क्लीन चिट तो नहीं दे सकते। सर ये स्केच उन स्केचेस से अलग है जो तपन के पड़ोसी ने बनवाए थे। सर एक मिनट, सर ये आदमी कहीं देखा देखा लग रहा है। हाँ सर, इसे तो हमने पूछताछ के लिए बुलाया था। इसका नंबर तपन के कॉल रिकॉर्ड्स में था। रिकॉर्ड्स लेके आओ। सर ये देखिए सर, इसका नाम बादल है, इसका फोन नंबर और एड्रेस दोनों है हमारे पास। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। फोन बंद है सर। इस बादल का एड्रेस चेक करो, देखो सही है क्या। इसके एक एक डिटेल चाहिए और उस्मान का पता भी जल्द से जल्द लगाओ। सर हाँ गौतम बोलो। सर बादल के घर पे भी ताला लगा हुआ है। और एक बात, आसपास इंक्वायरी की तो पता चला कि बादल पास के गांव की एक लड़की को भी भगा ले गया था। लड़की भगा ले गया था? पता करो इस लड़की का इसके इससे कोई कनेक्शन है क्या? मैं खाला के यहाँ जा रही हूँ, लेकिन तुम घर से बाहर निकलने की सोचना भी मत। इकरा, जी अम्मी। तुम्हारे अब्बू घर से बाहर निकले तो फौरन मुझे फोन करना। सर वो उस्मान खुद आया पुलिस स्टेशन। सर मैं भागा नहीं था, मैं तो अपने बेगम के साथ यूपी गया हुआ था और जैसे मुझे पता चला कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं मैं वापस चला आया। भागा नहीं था तो फोन बंद क्यों था तेरा? सर वो तपन की वजह से वो जमीन नहीं हथिया पाया तो मरवा दिया उसको। तपन जी, आजकल ये लोग रोज यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, आखिर चक्कर क्या है? मुझे खबर मिली है कि ये लोग इलीगल तरीके से जमीन को हथियाने की कोशिश करें, जो मैं होने नहीं दूंगा। अरे बच्चों की जगह ही मैं कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन दायर करने वाला हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि तपन ने पिटीशन फाइल की थी। चलिए बोल, तबस्सुम और इशाक का ही सबसे क्या लेना देना है? तबस्सुम इशाक भाई पर शक करती थी कि उसका तपन के बीबी से कोई चक्कर है।
सर मैंने बादल के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। ये देखिए सर बादल के कॉल रिकॉर्ड में एक बरुणी नाम की लड़की का नंबर मिला है। सर बादल और बरुणी के बीच में काफी बातचीत होती थी। सर ये वही लड़की है जिसे लेकर बादल भाग गया था। सर काली पूजा वाले दिन भी इन दोनों के बीच में काफी बातचीत हुई थी। सर बादल का नंबर तो बंद आ रहा है, लेकिन बरुणी का नंबर चल रहा है और हम उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुझे अभी से ले जाने दीजिए, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं आपको क्या बादल सचमुच हत्यारा था या उसे एक मोहरा बनाकर एक बड़ी चाल चली गई थी? साहब मैं मानता हूं कि मेरी बीवी मुझ पे शक करती है, लेकिन साहब हमारा कोई अफेयर नहीं था। मैं उनको बोलता भाभी था लेकिन मानता बहन जैसी था साहब। लेकिन तबस्सुम तो तुझ पे शक करती थी, तो क्या उसने उस्मान को बोल के? नहीं साहब नहीं, तबस्सुम पे मुझे शक नहीं है, लेकिन हाँ उस्मान पे मुझे पूरा शक है साहब, क्योंकि वो जिस जमीन पर कब्जा करने वाला था ना, उसके बारे में तपन दादा को मैंने ही बताया था, जिसके बाद तपन दादा ने पिटीशन फाइल की थी। तो ये बात बताने के लिए तो पहले क्यों नहीं आया? हाँ साहब मैं तो बताने के लिए आने वाला था, लेकिन वो तबस्सुम ने रोक लिया साहब। अच्छा, पहले बोलता है कि तबस्सुम पे शक नहीं है, फिर बोलता है कि तबस्सुम उस्मान को फंसा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं उनको फंसा के इस कांड को तू ही करके निकल गया? नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है साहब। साहब मैं कसम खाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है साहब। साहब मैं बरुणी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी करने के लिए पैसे बचा रहा था और कुछ पैसों से 2 इन्वेस्टमेंट प्लान लिए थे तपन से, जिसके लिए हर साल 24,000 देने पड़ते थे। पहले साल तो उन्होंने पैसे लेकर रसीद दे दी थी, लेकिन इस साल जब मैंने दूसरे 24,000 की किस्त दी तो उन्होंने रसीद नहीं दी, बोला बाद में दूंगा। तपन दादा आपने रसीद नहीं दिया था मेरा। अरे तुम मुझे क्या रास्ते में रसीद के लिए रोक रहे हो बार बार? तुम्हारे पैसे लेके मैं भाग रहा हूँ क्या? जब भी रसीद मांगता हमेशा टालते। कुछ दिनों के बाद मैं फिर से उनके घर पे गया। नमस्ते भाभी। तुम फिर आ गए? वो तपन जी से मिलना था मुझे। अरे कितनी बार तुमसे बोला यहाँ मत आया करो, बार बार मुंह उठा के चले आते हो। भाभी को परेशान कर रहा है, क्यों आया तू यहाँ पर? दादा आपने बोला था आज आप मुझे रसीद दे दोगे, दे दो ना मेरी रसीद। अरे तुझे मैंने कहा है ना कि रसीद बन जाएगी तो तुझे बुला के दे दूंगा ना। आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, रसीद नहीं दे रहे, इसका मतलब आप मुझे धोखा दे रहे। मैं धोखा दे रहा हूँ? तो कौड़ी का आदमी नगदन मत आना यहाँ पर। साहब तपन और उसकी बीवी ने मुझे बहुत बेइज्जत किया था साहब। उस दिन ऐसा लगा कि वो तपन जिसने पैसा जोड़कर आज ये मकाम हासिल किया था, उसे मुझ जैसे एक छोटे से इंसान के मेहनत के पैसे की कोई कदर ही नहीं। मेरा माथा ठनक गया साहब, और मैंने सोच लिया कि मैं इन दोनों को बताऊंगा कि एक छोटा सा इंसान अपनी मेहनत की कमाई के लिए क्या कर सकता है। तो फिर से सिर्फ 24,000 रुपए के लिए तूने तपन और उसके पूरे परिवार को मार डाला। तपन तुझे रसीद नहीं दे रहा था ना? उसके 8 साल के बच्चे की क्या गलती थी? उस मासूम को क्यों मारा तूने? और उसके अजन्मे बच्चे को भी मार डाला, जिसने भी जन्म नहीं लिया था, कोख में था। उसकी क्या गलती थी? जिस सरगर्मी से इस केस की शुरुआत हुई थी, उतना ही सहमा हुआ इसका अंत था। सिर्फ 24,000 रुपए की एक रसीद को लेकर हुई कहासुनी ऐसी जघन्य हत्याओं की वजह बन गई। पर तपन और सांगा के बीच जिस तीसरे इंसान को तपन और सांगा के तनाव की वजह समझा जा रहा था, उस बारे में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था। अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए तपन ने उम्र भर संघर्ष किया, और जैसा कि मिताली की कहानी के नायक के साथ हुआ, एक समय के बाद तपन को भी कामयाबी की चाबी मिल ही गई। लेकिन समय के साथ उसकी परछाई में ऐसी सेंध लगी कि वो बादल के लिए नायक से खलनायक में तब्दील हो गया। ये खुलासा जितना चौंकाने वाला था, उतने ही चौंकाने वाले थे वो दावे जिनको लेकर बड़े बड़े भ्रम फैलाए गए और आरोप प्रत्यारोप का विभत्स खेल खेला गया। ये ऐसी ही भ्रांतियां हैं जो किसी बेकसूर को मॉब लिंचिंग का शिकार बना देती हैं। कहीं पत्थरबाजी तो कहीं आगजनी। ये भ्रांतियां हमारे समाज को भटका रही हैं। इसलिए हमेशा ऐसी भीड़ का हिस्सा बनने से बचें
जहां पर तर्क वितर्क का नहीं, सिर्फ कुतर्क का हल्ला मचता हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।